हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। अभी अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के सेल देखे बच्चों। सेल के अंदर किस तरह से वर्किंग होती है वो देख लिया। अब सेल के अंदर बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा, गैल्वेनिक सेल देखा बच्चों। गैल्वेनिक सेल के बाद हम लोग बात कर रहे थे कि गैल्वेनिक सेल में हम पोटेंशियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम लोगों ने देखा कि क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल को दो तरीके से निकाला जाता है। कौन कौन से तरीके बताओ। पोटेंशियल निकालने के बच्चों दो तरीके होते हैं। एक तो आपका पोटेंशियल निकलता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, और दूसरा वाला आप निकालते हो नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल जिसको अपन एसपी की फॉर्म में लिख सकते हैं शॉर्ट में, और नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल को एनएस में लिख देती हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल में बच्चों अपन लोगों ने क्या कहा था, वो वाले एलिमेंट्स जो कि टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की कंडीशन को फॉलो करते हो। जैसे टेम्परेचर आपका होना चाहिए 298 केल्विन, प्रेशर आपका 1 atm होना चाहिए बच्चों, और कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए 1 m, 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। जो इन तीनों को फॉलो करते होंगे उसके लिए अपन स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, और जो इसको फॉलो नहीं करते फिर उनके लिए हमको क्या करना पड़ता है बच्चों, नास्ट इक्वेशन काउंट करनी है। ठीक है, नास्ट इक्वेशन के थ्रू अपन उनके लिए पोटेंशियल का वैल्यू निकालते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टैंडर्ड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते थे बच्चों, शी काम में लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। क्योंकि शी जो होता है बच्चों, अपन ने उसको क्या मान लिया, हमने क्या किया बच्चों, उसको स्टैंडर्ड मान लिया है। अगर आपने एक वैल्यू स्टैंडर्ड मान ली है तो उसके कंपैरिजन में आप दूसरी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। कल बच्चों डायग्राम देखा था उसका, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ तो आपको ध्यान होगा। शी के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। शी के थ्रू अपन लोग क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। शी असल में क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शी आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बच्चों। आपको ध्यान होगा अपन ने इस तरीके से बनाया था। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बच्चों, जिसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह से एक ट्यूब होती है जिसमें नीचे की तरफ एक प्लेटिनम का पीस जो था वो जुड़ा हुआ था। इसी से बच्चों क्या निकल रहा था, एक वायर कनेक्ट होती हुई जा रही थी, हाँ कि नहीं। और ये आपका क्या था, एक सेल है जिसको अपन शी कहते हैं बच्चों, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, मान लेते हैं यहाँ पे HCl भरा हुआ है ना। आपने क्या कहा था बच्चों, ऐसा मीडियम लोगे जिसमें H+ आयन प्रेजेंट होंगे। H+ आयन किस में प्रेजेंट हो सकते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में। एसिडिक सॉल्यूशन जैसे हमने HCl ले लिया, जिसकी कंसंट्रेशन अपन बोल सकते हैं 1 मोलैरिटी है। तो इसका मतलब बच्चों जो आप यहाँ पे प्रेशर लोगे, प्रेशर क्या किसका लोगे, जो हाइड्रोजन गैस बच्चों यहाँ से भेजोगे उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वर्क करनी चाहिए। जो वायर यहाँ से निकल रहा है बच्चों, अपन ने लिया था कॉपर का वायर। ऐसा वायर हम लोगों ने काम में लिया था, यहाँ पे बता देती हूँ बच्चों मैं। इस तरफ देख लेते हैं अपन ये सब चीज़ें, ताकि अपन को यहाँ पे एक चीज़ बनानी है वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे तो मैंने लिख दिया H2 गैस, ठीक है, जिसका आपको पता है कि P जो होना चाहिए, P बराबर 1 atm। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों अपन, ये वाला जो था ये आपका कॉपर वायर है, कोई सा भी वायर काम में ले सकते हो, कॉपर वायर था। ये आपका बच्चों क्या था, प्लेटिनम था। ठीक है, प्लेटिनम का पीस था जो आपने स्मॉल पीस यहाँ पे कनेक्ट किया था। और अपन ने कहा था इसके अंदर जो सॉल्यूशन फिल्ड होता है बच्चों, सॉल्यूशन किसका बना हुआ होता है, HCl का बना हुआ होता है। इतनी बात क्लियर है। अब कल तक अपन क्या बात कर रहे थे बच्चों, हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हमें ऐसे सब्सटेंस के लिए पोटेंशियल का वैल्यू निकालना था जिसके अंदर अपन क्या कह रहे थे, वो इन स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो करने वाले होने चाहिए। बात समझ गए। जो भी स्टैंडर्ड कंडीशन जो अपन क्या बताते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर देख लिया था अभी आपने, T, P और C। टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल होनी चाहिए। बात समझ गए। जैसे आइडियल गैस का बताते हैं अपन लोग कि जो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन को फॉलो करते हैं वो गैसेस क्या होती हैं, आइडियल गैस होती हैं। सेम इसी तरीके से जितने भी अपन बोलते हैं बच्चों, सेल के अंदर हम सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन लेते हैं बच्चों, अगर उनका EMF आपको कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो इनको फॉलो करता हुआ होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई थी। अब स्टैंडर्ड वाले का जब अपन को पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो हम क्या काम में ले रहे थे, शी को काम में ले रहे थे। शी एक तरह का क्या था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था बच्चों, जिसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ था आपका H+ आयन देने वाला। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या डिप होता है, किसके अंदर जाता है, जिसमें सेम आयन फिल होते हैं। जैसे जिंक सल्फेट में जिंक की इलेक्ट्रोड रखते हो, कॉपर सल्फेट में कॉपर की इलेक्ट्रोड रखते हो बच्चों, ताकि क्या हो कि कॉपर की इलेक्ट्रोड
सेम सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को बताए। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे भी अपन ने जो शी बच्चों काम में लिया है उसको भी अपन क्या कर रहे हैं, उसको भी अपन क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्यूशन में लेंगे जहाँ पर H+ आयन मिले और हाइड्रोजन गैस यहाँ से जाती है बच्चों, ये पता है आपको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे वर्क करती है। तो ये पूरा एक तरह से क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया किसका, अपना शी सेल का। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, अब आपको निकालना है दूसरे सेल के लिए इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब कैसे निकालोगे, तो बच्चों ध्यान देना हमेशा, ये आपका कौन सा साइड है बच्चों, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, एनोड पर होगा। और ये नेगेटिव पॉजिटिव वो वैल्यूज चेंज होती रहती है। गैल्वेनिक सेल में ये बच्चों नेगेटिव रहती है। इतनी बात समझ गए। यहाँ पे अपन क्या कहते हैं, राइट साइड में, राइट साइड में आपका क्या होता है, ऐसा सेल जिसके अंदर आप क्या बताओगे बच्चों, इसके कंपैरिजन में राइट साइड में आप पढ़ो रिडक्शन कैथोड पर होगा और पॉजिटिव होगा। ये तो अपन पढ़ के आए थे लोन और ये RRCP वाला सिस्टम। उसके अकॉर्डिंग बच्चों जो आप यहाँ पे लोगे उसका क्या हो रहा है, असल में रिडक्शन हो रहा है। तो अब जो मैंने यहाँ पे काम में लिया वो है बच्चों आपका जिंक रोड, उसको भर दिया उसके जिंक के सॉल्यूशन में, और मैंने क्या करा बच्चों, इसको आगे चल के कनेक्ट कर दिया वायर से। वायर से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो लगाया गया बच्चों वो है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो, गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो, जो वैल्यूज़ कैलकुलेट करके हमको देगी। बात समझ गए। तो बच्चों ये दोनों आपस में कनेक्ट किए तो क्या हुआ, यहाँ पे एक सेल तैयार हो गया। ऑक्सीडेशन एनोड पर, रिडक्शन कैथोड पर, प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, प्रोसेस चलेगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या ये प्रोसेस सही है, क्या कोई चीज़ की कमी है, क्या कमी है बच्चों बताओ। अब बताइए ये सेल क्या कंप्लीट है, क्या प्रोसेस इसमें कंटिन्यू चलता रहेगा, क्या बच्चों बताओ, नहीं चलेगा। सॉल्ट ब्रिज, वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सॉल्ट ब्रिज जब तक ऐड नहीं करोगे तब तक क्या होगा, न्यूट्रलिटी नहीं बैठेगी, तो आपका क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। वो पोटेंशियल जंक्शन बन जाएंगे जिसकी वजह से फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन का रुक जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, एक का दूसरे में, एक पॉजिटिव पूरा तो एक दूसरा नेगेटिव, उसी से तो पोटेंशियल क्रिएट होगा। और वही पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, जिसको अपन पढ़ते हैं सेल के EMF के फॉर्म में। बच्चों पोटेंशियल असल में होता क्या है, सेल का EMF ही तो होता है, जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है, जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है। अब बच्चों अपन देख रहे हैं कि शी का अपन ने पढ़ लिया इसके बारे में, और कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर अपन इसके लिए बच्चों यहाँ पे E सेल है ना, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है बच्चों, तो E सेल अगर अपन हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं तो हमने देखा था बच्चों इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लो चाहे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, उसका वैल्यू हमेशा 0.00 वोल्ट आता है, क्योंकि हमने माना है। ये भी चीज़ हमने देखी थी बच्चों कि हमने इसको मान लिया कि इसका वैल्यू 0 है, तो 0 रखने के बाद दूसरे का वैल्यू आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ गए इतनी। अब यहाँ पे बच्चों सीधी सी बात है कि ये जो सिस्टम है ये कंप्लीट नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, सॉल्ट ब्रिज ऐड करना पड़ेगा, जिसमें वही आपका इनर्ट सॉल्यूशन भरा हुआ होगा, कॉटन लगी हुई होगी, और वही इनर्ट आपका इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे आयंस में आके सॉल्यूशन में आके अपने आयंस देता रहेगा और इसको न्यूट्रल बनाए रखेगा। इतनी बात समझ में आ गई। सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड है, अब आपका सिस्टम वर्क करना चालू कर देगा। अब सिस्टम वर्क कर रहा है तो आपको क्या निकालना है बच्चों, इस सेल के लिए आपको अपना EMF कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सेल का EMF निकालोगे। ठीक है, सेल का EMF कैसे निकलेगा बच्चों, E सेल कैसे निकलता है, सेल का EMF स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ कि नहीं। और आप जानते हो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है बच्चों, एनोड पे, रिडक्शन कैथोड पे। इतनी बात क्लियर है, फॉर्मूला कल बनाया था बच्चों अपन ने। अब यहाँ पे हमको बार बार क्या लिखना पड़ता है बच्चों, स्टैंडर्ड। ये जो सेल के लिए आप निकालोगे पोटेंशियल, वो भी क्या निकाल रहे हो, SP निकाल रहे हो ना यहाँ पे। अब बच्चों उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक टर्म काम में लेते हैं जिसको अपन नॉट की फॉर्म में बताते हैं। अगर मैं E नॉट सेल लिख रही हूँ तो मैंने यहाँ पे SP लिखा है ना, सेल का क्या निकाल रहे हो आप, SP। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हो सेल के लिए, तो यहाँ पे कौन सा वाला पोटेंशियल निकालोगे, स्टैंडर्ड, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो करते हुए चल रहा है, क्योंकि वो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन आपने जो बताई है उसी को मानते हुए चल रहा है। मेरी बात समझ गए बच्चों। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि अगर अपन सेल को लिखते हैं तो हमको बार बार स्टैंडर्ड वर्ड काम में लेना पड़ता है। तो आप क्या करते हो, उस स्टैंडर्ड वर्ड को हटाकर उसकी जगह पर नॉट को भी काम में ले सकते हो। नॉट रिप्रेजेंट करता है बच्चों स्टैंडर्ड पोटेंशियल को। मेरी बात समझे,
तो अगर मैं बार बार स्टैंडर्ड वर्ड लिखने की बजाय सीधा नॉट लगा दूँ तो भी बात कंप्लीट हो गई। तो ई नॉट अपन लिख देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझ गए। और आपको पता था बच्चों कि कैथोड वाले को अगर हम आगे लिया है तो एनोड वाले को हम क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन की भी फॉर्म में लिख सकते हैं। याद है आपको कल वाला अपन ने क्या बताया था बच्चों, अगर अपन देखते हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस के ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल के, यही वाली बात करी थी अपन ने। तो लेकिन ये दोनों किस पे थे, अगर ये एनोड पे है तो ये भी एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करेगा। और अगर अपन रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में या उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना चाहें, किसके अकॉर्डिंग, रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग करना चाहें बच्चों, तो अपन क्या कर सकते हैं, यही वैल्यू ऑक्सीडेशन वाले के लिए रख सकते हैं, कल रखी थी हमने। ठीक है, तो यहाँ पे जब बच्चों कैलकुलेशन करोगे तो वो किस तरह से करोगे, ये हो जाएगा आपका ई नॉट सेल के लिए निकालना है, वो वैल्यू किस तरह से आ जाएगा, इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पर, कैथोड पर, माइनस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पर। इतनी बात समझ में आ गई। कल यही चीज़ रखी थी हमने। ठीक है, ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चों, ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है। इतनी बात समझ गए बच्चों, क्लियर होगी बात। ठीक है, अब यहाँ पे अपन आते हैं बच्चों, तो यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर अपन बात करते हैं कि भैया इसके लिए शी के लिए आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, 0। और जो रिडक्शन पोटेंशियल और आपका जो ई सेल या ईएमएफ मैं कह दूं कि सेल का ईएमएफ आपको निकालना है या पोटेंशियल निकालना है बच्चों, किससे निकलेगा, वोल्ट मीटर से। जो आपने ऊपर लगाया है वो वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर होता है बच्चों, जिसके अंदर क्या होता है, वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। कैसे कैलकुलेट होती हैं कि आपने देखा होगा, ये क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सुई लगी हुई होती है बच्चों, एक निडल होती है जो मूव करती है इलेक्ट्रॉन के फ्लक्चुएशन की वजह से, फ्लक्चुएट होती है, मूव करती है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है बच्चों, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी सुई भी घूमेगी तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, चाहे आगे चाहे पीछे, जिस भी डायरेक्शन में जाएगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगा। हाँ कि नहीं, मेरी बात समझ में आई बच्चों सभी को, क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जब अपन सेल का ईएमएफ निकालेंगे या सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे बच्चों, तो वो कैसे निकलेगा आपका, वो इस वोल्ट मीटर में जो वैल्यू आएगी उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। क्योंकि ये दोनों को हमने मिला दिया है, सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करके वायर से कनेक्ट कर चुके हैं अपन, तो ये पूरा क्या तैयार हो चुका है, आपका एक सेल तैयार हो चुका है बच्चों, मेरी बात समझे। और अपन सेल तैयार करके क्या कर रहे हैं, शी का तो हम लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल पता है, हम उसमें रेफरेंस में दूसरे वाले का रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, मेरी बात समझे। अब इस सेल के लिए अगर आपको ईएमएफ निकालना है सेल का, या मैं कहूँ पोटेंशियल निकालना है बच्चों, तो निकालने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से निकालो, है ना। अब यहाँ पे अपन को इन दोनों का तो पता नहीं है ना, और जो निकलेगा वैल्यू वो वोल्ट मीटर से निकलेगा। तो बच्चों वोल्ट मीटर से जब इस सेल के लिए वैल्यू हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट किया ना, ये तो एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया, वोल्ट मीटर आपने बीच में फिक्स कर दिया और आपने देखा बच्चों, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, खुद से होने वाली, तो ये रिएक्शन खुद से हो रही है, हमें कुछ भी नहीं करना, अपने आप इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, निकल के क्या होंगे, फ्लो होंगे, और फ्लो होके बच्चों क्या करेंगे, वो दूसरे वाले कैथोड पर चले जाएंगे। एनोड पे रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एनोड पे बच्चों ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो वहां रिडक्शन होगा, और ये प्रोसेस अपन को पता चलेगा खुद से हो रहा है, तो ये वोल्ट मीटर उसको क्या करेगा, कैलकुलेट कर लेगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों, ये पॉइंट समझ में आ गया क्या कहा मैंने, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सभी के लिए। अब यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना है, तो कैलकुलेशन कहाँ से मिलेगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग ही असल में आपका सेल का ईएमएफ है। ये बात समझ गए, इतनी पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो सेल का ईएमएफ आपको, ये पूरा सेल है, सेल में वोल्ट मीटर जोड़ दिया, ईएमएफ सेल का कैसे निकलेगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकलेगी बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। और ये रीडिंग कहाँ से आएगी, ये जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब आएगी। जितना फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो हमें ईएमएफ निकल रहा है सेल का, या मैं कहूँ पोटेंशियल निकल रहा है बच्चों सेल का, वो सेल का पोटेंशियल आपके वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी। कब आएगी, जब आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे। तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू कहाँ से निकल के आती है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है। बात समझे मेरी, वैल्यू कौन सी आई है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास आ गई। इतनी बात क्लियर है। अब अपन क्या देख रहे हैं बच्चों, जो वैल्यू यहाँ पे आई है, अपन देखते हैं एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था बच्चों, और करने के बाद आपके पास वैल्यू जो निकल के आया वो ई सेल का आया 0.76 वोल्ट। ये जो मान निकल के आया ना इस वाले सेल के लिए, जब आपका शी जुड़ा हुआ है जिंक सल्फेट के साथ। बात समझ में आई, पॉइंट समझ में आया,
मेरी बात क्लियर है बच्चों सभी को? तो ये वैल्यू क्या निकल के आई? 0.76 वोल्ट। अब ये 0.76 वोल्ट किसकी वैल्यू है तो हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे तो आपका क्या है? कैथोड, और ये है आपका एनोड, ठीक है। अब ये अपन ने देख लिया बच्चों, ये रिडक्शन पोटेंशियल तो निकाल रहे हैं अपन दोनों का। एनोड पर कौन है? शी। ध्यान रखने वाली बात है कि लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू बदलते रहते हैं, वो सेल के अकॉर्डिंग बदलेंगे। गैल्वेनिक सेल है तो नेगेटिव, और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी बात समझ गए बच्चों? अब अपन यहाँ पे इसी गैल्वेनिक सेल के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे ये तो रहेगा नेगेटिव, ये वाला रहेगा पॉजिटिव। और ये भी बच्चों ध्यान रखना है, शी जो आपका इलेक्ट्रोड है जिसके कंपेरिजन में आप बाकी सबका ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालोगे, वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड में रहेगा। बात समझ गए? हमेशा शी लेफ्ट में होगा, तो मतलब इसके साथ जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो हमेशा उसके राइट साइड में प्रेजेंट होगा। इसीलिए बच्चों अपन जो सीरीज पढ़ते हैं ना, वो हम कौन सी सीरीज पढ़ते हैं? वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज देखते हो, जो बच्चों मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, नोट करवाई थी। आपको याद है 1 से 24 एलिमेंट देखे थे हमने शी के कंपैरिजन में। उसी के साथ जब हम निकालते हैं वैल्यू, तो हम क्या निकालते हैं? उसको रख देते हैं लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन के लिए, और दूसरे वाले का हमेशा रिडक्शन निकलेगा। अब वो रिडक्शन वैल्यू पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, वो डिपेंड करता है एलिमेंट पे। बात समझे? तभी तो अपन ने क्या किया, फॉर्मूले को चेंज कर दिया ना। सेल का ईएमएफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन से निकलेगा बच्चों, लेकिन अपन को पता है सीरीज अपन उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमें पता है शी तो हमेशा ऑक्सीडेशन में रहेगा, तो दूसरा वाला उसके रिडक्शन में रहेगा। तो दूसरे ही तो एलिमेंट अपन को अलग अलग लेने हैं। जैसे क्या हो गया? सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये कोई और सब्सटेंस हो गई जिसका आपको ईएमएफ निकालना है, जिस एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है बच्चों। तो निकालने का तरीका क्या हुआ? शी के कंपैरिजन में निकालो। अब आप समझ गए कि शी अगर ऑक्सीडेशन दिखा रहा है तो मतलब दूसरा वाला उसके कंपैरिजन में रहेगा, तो हमेशा रिडक्शन फॉर्म में रहेगा। क्या जिंक रिडक्शन बताता है? क्या नहीं बताता? जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है। तो हम क्या कहते हैं बच्चों कि अगर इसको अपन इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती देंगे, ये इलेक्ट्रॉन खुद से देता है, कभी लेता नहीं है। तो अगर आप इसको दोगे, इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा? वैल्यू हमेशा नेगेटिव हो जाएगी, हाँ कि नहीं? तो जो वैल्यू पॉजिटिव उसकी ऑक्सीडेशन में आती, जो देखो अपन क्या कहते हैं बच्चों, जो एलिमेंट जिस चीज़ को प्रेफर करता है वो उसके साथ अच्छी चीज़ को बताता है। इसको एग्जांपल और समझो कि बच्चों को क्या है, 2 सब्जेक्ट है आपके पास, मैथ्स और केमिस्ट्री, ठीक है। जिस बच्चे को मैथ्स पसंद है उसके मैथ्स में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ दिख रहा है? मैथ्स में। तो दूसरे वाले में क्या दिखेगा? नेगेटिव दिखेगा, केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती। किसी बच्चे को केमिस्ट्री बहुत पसंद है, मैथ्स नहीं अच्छी लगती, तो क्या करेगा? केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छे, पॉजिटिव रिजल्ट, और मैथ्स में मार्क्स कम, नेगेटिव रिजल्ट। बात समझे? तो जो भी एलिमेंट जिस भी चीज़ को प्रेफर करता है वो उसके लिए वैल्यू या रिजल्ट पॉजिटिव देता है, और जो जिस चीज़ को प्रेफर करता है वो उसमें अगर नहीं प्रेफर कर रहा है, मजबूरी में करवाया जा रहा है उससे काम, तो उस काम का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव निकलेगा। तो अपन क्या बताएंगे बच्चों? जिंक के लिए ऑक्सीडेशन का वैल्यू पॉजिटिव लेकिन रिडक्शन का वैल्यू नेगेटिव। इसी तरह से कॉपर के लिए रिडक्शन का वैल्यू पॉजिटिव और ऑक्सीडेशन का वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि कॉपर कहता है इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे, और ज़बरदस्ती मार पीट के बोले नहीं तेरे को देना पड़ेगा, तो क्या करेगा? मजबूरी में देगा, और उस काम का रिजल्ट क्या निकलेगा? 0 या नेगेटिव। एक तरह से रिजल्ट जो निकलेगा उस काम का नेगेटिव निकलेगा बच्चों। बात समझ में आ गई आपको? अच्छे समझ में आ गया ये चीज़? तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बच्चों, सेल का ईएमएफ निकला इतना, ठीक है। अब कैथोड पे आपका कौन है? जिंक। एनोड पे आपका क्या है बच्चों? शी, है ना। अब एनोड पे अपन निकाल रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, तो चाहे हाइड्रोजन के लिए आप माइनस में लो चाहे प्लस में लो, कुछ भी वैल्यू 0 ही रहेगा। तो सीधी सी बात है, इसका तो वैल्यू हो गया 0.00 वोल्ट समथिंग, ठीक है। लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है कैथोड पर, तो कैथोड पर कौन है आपका? जिंक। तो जिंक का वैल्यू आपको पता है कैथोड के लिए बच्चों क्या आएगा? माइनस, ठीक है। तो वैल्यू आपका माइनस का 0.76, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस होकर आपका ईएमएफ आ जाएगा सेल का, साइन माइनस का, साइन माइनस का ही आएगा, ये वैल्यू माइनस में आती है, ठीक है। अब समझ में आ गया? ये पॉइंट समझ में आया? कैसे आया? नहीं? क्या वैल्यू माइनस में ही रहती है? ये वैल्यू जो आप देखोगे ना, मान जो आता है इसका माइनस में आता है 0.76 का, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड का अपन ने बार बार लिखा था ना SRP,
रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हो, क्योंकि रिडक्शन सीरीज के अकॉर्डिंग निकल रहा है। ईएमएफ निकाल रहे हो ना सेल का ईएमएफ माइनस आएगा, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन में प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। बात समझ गए, क्योंकि रिडक्शन के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो सेल के लिए। तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का तो जीरो रहता है, दूसरे वाले का ही तो वो करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा उसको। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसका मतलब क्या होता, आपका मेटल है जो कि रिडक्शन को प्रेफर कर रहा है, इसीलिए सेल का ईएमएफ आता प्लस में। जो रिडक्शन को प्रेफर ही नहीं कर रहा, उसके लिए फिर सेल का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, माइनस में। इसको और तरीके से समझो, अब आपके पास सेल का वैल्यू आया, किसकी वजह से आया, हाइड्रोजन का तो आपको पता है जीरो रहता है, दोनों का टोटल अगर 0.76 आ रहा है, इसका मतलब वो वैल्यू किसका है, वो वैल्यू आपके कैथोड पर जो मेटल है उसका है। तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये वैल्यू बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, ये आपको दिए जाएंगे, आपको याद नहीं करना है, ये दिया हुआ रहेगा वैल्यू, उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करनी है। बात समझे मेरी, पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, आपने क्या कहा कि भाई ई नॉट निकाल रहे हो आप सेल का ईएमएफ निकाल रहे हो, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हो, सेल का रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए अपन ने फॉर्मूला ये लगा दिया बच्चों, ठीक है। ईएमएफ निकाल रहे हैं अपन सेल का, तो अपन को पता है ना, यही तो वैल्यू यहाँ वो करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, यही तो वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगी इधर, ठीक है। और ये किसकी वजह से आई, ये कैथोड की वजह से आ रही है। एनोड पे तो आपका हाइड्रोजन है जो कि 0 0 देगा, तो कैथोड पे वैल्यू अपने आप ये क्या हो जाएगी, जो वैल्यू निकल के आएगा वही वैल्यू क्या होगा, उसी मेटल का होगा बच्चों। अगर कॉपर रख देते तो कॉपर की केस में बच्चों वैल्यू जो आता है वो आता है 0.34। अगर मैं जिंक हटा दूँ, जिंक की जगह पे कॉपर रख दूँ, तो वैल्यू आता है 0.34, और क्योंकि कॉपर रिडक्शन को प्रेफर करता है इसलिए वैल्यू आएगा पॉजिटिव। बात समझ गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से सेल का ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। बात समझ में आ गई। अब बच्चों एक तरीका और होता है, इसको इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, साथ में नोट कर लो इसको फटाफट। इसके बाद बताती हूँ आपको एक तरीका और होता है इसको लिखने का, वो आपको तरीका आना चाहिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको साथ में। ये देखना बच्चों, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, कैथोड पे निकाल रहे हैं, तो कैथोड पे क्या हो गया, जिंक का रिडक्शन हुआ, इसको लिखा जाता है कुछ यूं। कैथोड और एनोड की बात करी थी बच्चों अपन ने, ठीक है। अब यहां पे देखोगे, ये समझ में आया आपको, ठीक है। ये वैल्यू समझ में आ रही है क्या लिख रही हूं मैं। यहाँ पे देखना बच्चों, अपन ने बताया जिंक के बारे में, जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। बात समझे मेरी। कैथोड पे क्या हो रहा है, जिंक का ही तो हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन होने का मतलब अपन क्या बताते हैं, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक मेटल में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और H2 में कन्वर्ट हो गया। रिडक्शन है दोनों का, तो रिडक्शन मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन लेंगे, और इसको अपन इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो तरीका आपको आना चाहिए बच्चों, ऊपर लिखा है जैसे मैंने। बात समझ गए। आप कभी भी इस तरीके से SRP ERP नहीं लिखते हो, आप सीधा रिएक्शन लिखकर समझाते हो। आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब समझ में आया। अगर जिंक के साथ मैंने +2 इलेक्ट्रॉन बताया, तो वो जिंक +2 से किस में बदल रहा है, हम कहेंगे मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है रिडक्शन में, और ऑक्सीडेशन में उल्टा हो जाता, मेटल किस में कन्वर्ट होता, मेटल आयन में। बात समझे मेरी। ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों सभी को। इसको रब कर दूं, यहाँ वाला ये डायग्राम रब कर रही हूं मैं। अब यहाँ देखिए बच्चे, सभी ने नोट कर लिया, सभी ने देखिए देख लिया यहाँ पे किस तरीके से होगा ये फॉर्मूला। कोई डाउट है बच्चों तो पूछ लो, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ देखना बच्चों, अगर अपन कॉपर की बात करते हैं और जिंक की बात करते हैं, जिंक का आपको गैल्वेनिक सेल याद है। गैल्वेनिक सेल में अपन ने क्या देखा था बच्चों, E0 निकालते हैं किसका, जिंक के लिए निकालते हैं, तो इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलता है, क्योंकि जिंक का क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। जिंक और कॉपर के सेल में अगर अपन बात करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E0 पे क्या हुआ, जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ, और इसका वैल्यू कितना निकल के आता है बच्चों, 0.76 सेकेंड पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीडेशन वाला वैल्यू है, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो ऑक्सीडेशन। उसके बाद हम निकालते हैं बच्चों SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं।
तो वो निकलता है बच्चों आपका कॉपर के लिए, जिसमें कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu में कन्वर्ट हो चुका है, और उसके लिए अपन वैल्यू निकालते हैं बच्चों, वो आता है प्लस का 0.34। दोनों वैल्यू प्लस में है क्योंकि दोनों वैल्यू अपन ने अलग अलग लिया है। ऑक्सीडेशन को प्रेफर कर रहा है इसलिए प्लस में 0.76, ये रिडक्शन को प्रेफर करता है बच्चों इसलिए इसका वैल्यू प्लस में 0.34। ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है बच्चों, समझ में आ गई बात? ये पॉइंट क्लियर हो गया। इन दोनों को बच्चों जब अपन पढ़ते हैं तो ये अपना क्या होता है, असल में ये आपका डेनियल सेल है बच्चों। ये जो है ना आपका, ये डेनियल सेल है आपका, जो पढ़ोगे ना आप जिंक और कॉपर वाला, नोट कर लो इसको, जिंक और कॉपर वाला जो है बच्चों ये आपका डेनियल सेल कहलाता है। ये आपका डेनियल सेल है बच्चों, जिसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। अब बच्चों जब आप सेल के लिए निकालते हो, E0 निकालोगे इसमें सेल का, तो आपका कितना निकल के आएगा, E0 SOP प्लस E0 SRP। SOP मतलब जिंक के लिए, जिंक का, और इसका SRP मतलब किसके लिए, कॉपर के लिए, ठीक है। और इसको लिखा जाता है बच्चों इस तरीके से, E0 प्लस E0 यहाँ पे कॉपर +2 से कॉपर में बदल जाएगा, ये इस तरीके से लिखते हैं बच्चों अपन, बात समझ गए, ठीक है। और जिसके लिए वैल्यू अपन लिखते हैं यहाँ पे 0.7, कितना था इसका 0.76 प्लस का 0.34, कितना वैल्यू आ जाएगा बच्चों, ये आता है 1.10 वोल्ट वैल्यू निकल के आता है। ये आपका डेनियल सेल में अगर आप निकालते हो कि कितना डेनियल सेल का ईएमएफ कितना होता है बच्चों, तो ये डेनियल सेल का ईएमएफ हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला कि डेनियल सेल के लिए आपका ईएमएफ कितना निकल के आएगा, इतना। डेनियल सेल असल में क्या होता है, जिंक और कॉपर। आपने देखा था जैसे गैल्वेनिक सेल बनाया था बच्चों, तो गैल्वेनिक सेल जो हमने तैयार किया था वो असल में आपका कौन सा सेल होता है, डेनियल सेल होता है, जिसके अंदर आप ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो, तो पोटेंशियल आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो। ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, किसका हुआ, रिडक्शन कैसे हुआ, और अपन ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वैल्यू बच्चों कैसे निकाला, जब आपने शी से इसको इंट्रोड्यूस करवाया, तब शी के साथ रखने के बाद देखा गया कि क्या हुआ बच्चों, शी के साथ जैसे ही आपने इन इलेक्ट्रोडों को रखा, तो रखने के बाद वोल्ट मीटर में इनके वैल्यू निकल के आए, वोल्ट मीटर में इनके वैल्यू निकले, तो हमको पता चला कि भाई इनका वैल्यू इतना मान इनका निकल के आ रहा है, और इनको अगर अपन प्लस कर देते तो ईएमएफ निकल के आया आपका डेनियल सेल का, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू निकल के आया 1.10 वोल्ट ईएमएफ आ गया आपके पास। तो आप बता सकते हो इस तरह से डेनियल सेल का कैलकुलेशन आप लोगों ने इसके ईएमएफ का कैलकुलेशन इजीली कर लिया। बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बच्चों, सेल को अगर डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से करेंगे वो भी देख लो। अब यहाँ पे लिखोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल, ऊपर नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, आपको पता है राइट हैंड साइड पे कौन रहेगा, जिंक, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड आता है बच्चों, तो एनोड आपका क्या है, जिंक है। जिंक के अंदर क्या रखा हुआ है, ZnSO4, जो कि क्या है बच्चों, एक्वस है। एक्वस होने का मतलब इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, C = 1m लिखा जाएगा बच्चों, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, C = 1m रहेगा बच्चों। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन किसकी, यहाँ पे कॉपर सल्फेट होगा, ये कैथोड वाला है राइट हैंड साइड पे। कॉपर सल्फेट भी आपका एक्वस है, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन भी तो नोट करते हैं अपन, लिखते हैं कि भाई एक्वस है कि नहीं है, कंसंट्रेशन क्या है और टेम्परेचर याद है, T भी लिखते थे बच्चों अपन। तो यहाँ पर T का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको रब कर दूँ, यहाँ पर मैं इधर शॉर्ट में लिख देती हूँ बच्चों, यहाँ पर T का वैल्यू हो जाता है 298 केल्विन, यहाँ पर भी C का वैल्यू 1 मोलैरिटी का, C मतलब कंसंट्रेशन आपकी 1 मोलैरिटी की सॉल्यूशन की, और टेम्परेचर आपका रहेगा 298 केल्विन, क्योंकि ये तभी ये लिख सकते हैं बच्चों अपन जब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, जब ये क्या होते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड वैल्यू निकल के आती है। अपन को पता है ना टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए,
स्टैंडर्ड होनी चाहिए, वैल्यू इनका स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अपन मान रखते हैं। और यहाँ पे आपका आ जाता है बच्चों ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहाँ आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड आएगा, राइट हैंड साइड पे रिडक्शन होगा तो कैथोड आएगा। और इस सेल को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। जिंक के लिए बच्चों बात करोगे तो आप खुद देखोगे जिंक में क्या प्रेजेंट है बच्चों, आपका Zn+2, और कॉपर के लिए अपन लिख सकते हैं इसको Cu+2। जिंक के अंदर Zn बनता है +2 आयन, और कॉपर में क्या होते हैं Cu+2 आयन होते हैं जो कि इलेक्ट्रोड पे चले जाते हैं। सीधी बात है, मूवमेंट किसका हो रहा है, आयंस का ही तो हो रहा है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों बात बराबर है, ईजी है। अब बच्चों आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप देख रहे हो अपन ने क्या देखा, डेनियल सेल। अगर अपन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक के लिए निकाल लें गैल्वेनिक सेल में, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर के लिए निकालते हैं बच्चों, तो शी के कंपैरिजन में इनका वैल्यू ये दोनों निकल के आते हैं, ठीक है। इन दोनों को अपन इसको ऑक्सीडेशन के लिए, इसको रिडक्शन के लिए लेते हैं अपन, ठीक है। और अपन को डेनियल सेल का ही बच्चों क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, या फिर अपन इसको क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर सेल, है ना। सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना हो, चाहे ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना हो बच्चों, फॉर्मूला यही होता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको प्लस कर दिया, आंसर आपके पास कितना आ गया, 1.10 वोल्ट ईएमएफ आपके पास आ चुका है, या फिर मैं कहूँ स्टैंडर्ड पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। अब बच्चों अगर आपको इसको निकालना हो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो अब आपको निकालना है बच्चों E0 निकालना है सेल का। उसको अपन क्या कर रहे हैं, दूसरे तरीके से भी निकाल लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला रखा था अपन ने, ठीक है। E0 का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इसको अपन ने क्या किया था, -E0 का रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन ये क्या था बच्चों, कैथोड पे, और ये आपका क्या था, एनोड पे। अब सीधी सी बात है, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एनोड पे आपका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है ना। लेकिन अपन यहाँ पे क्या कह रहे थे कि वैल्यू जो आप रखोगे तो क्या हो जाएंगी, वैल्यू उल्टी हो जाएंगी। रिडक्शन पोटेंशियल में निकालोगे तो वैल्यूज क्या हो जाएगी बच्चों, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यूज कितनी आ गई, माइनस का 0.76, और इधर कितना था एनोड पे, क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, है ना। एक सेकंड रुको 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 गलत लिखा ना, आगे पीछे वैल्यू लिख दी है। कैथोड एनोड गलत हो गया ना, अपन जिंक और कॉपर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सेल का ईएमएफ निकाल रहे हो आप गैल्वेनिक सेल का बच्चों, ये वाला आप गैल्वेनिक सेल का, जिसको आप डेनियल सेल भी कह सकते हो। डेनियल सेल का अपन ईएमएफ निकाल रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में निकालते हैं। तो यहाँ पे कैथोड पे कौन होता है आपका, कॉपर, और जिंक क्या था, एनोड पर। तो कॉपर का बच्चों कितना था, ये तो प्लस में वैल्यू था 0.34, और यहाँ माइनस करना था इसको किस वैल्यू से, एनोड की वैल्यू से, जो ब्रैकेट में लिखी जाएगी। एनोड पे वैल्यू अगर अपन बात करें रिडक्शन की केस में, ऑक्सीडेशन में वैल्यू कितना आया था आपका 0.76 प्लस में, और यही आपका अगर रिडक्शन में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा वैल्यू, हाँ कि नहीं। समझ में आया कैसे आया बच्चों। आप ये ध्यान रखना, अपन जिंक के लिए बात करते हैं तो रिडक्शन में वैल्यू क्या होती है, जिंक की माइनस आती है, क्योंकि जिंक रिडक्शन को प्रेफर नहीं करता। मैंने समझाई थी ये चीज़। तो जिंक का बच्चों अपन वैल्यू लेंगे रिडक्शन केस में, तो वो प्लस 0.76 से क्या हो जाएगा, माइनस का 0.76, वैल्यू सेम रहेगा। इनकी ये जो चीज़ें हैं, टर्म है, वो बदल जाएंगी बच्चों। ऑक्सीडेशन के लिए प्लस, रिडक्शन के लिए माइनस। और अपन क्या निकाल रहे हैं, रिडक्शन केस में ही तो निकाल रहे हैं, एनोड और कैथोड दोनों पर रिडक्शन निकाल रहे हैं अपन। फॉर्मूला अपन ने कल लिखा था, माइनस में होता है बच्चों, कैथोड माइनस एनोड, एनोड की वैल्यू क्या है, माइनस में है, ब्रैकेट में लिख दिया उसको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जोड़ दोगे कितना मान आ जाएगा बच्चों, 1.10 वोल्ट। आपका डेनियल सेल का ईएमएफ बोल दो, चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दे बच्चों, वो निकल के आ गया। बात समझ में आई, या कोई कन्फ्यूजन है तो पूछो। अभी किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं है, टेस्ट होगा, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना उसको। संडे को टेस्ट होगा, प्रॉपर टेस्ट होगा। तो अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो कन्फ्यूजन है बच्चों, अभी भी पूछ लो। क्या वो अनमोल दिक्कत है, पूछो। यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा। पर बच्चों यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोई डाउट है तो आप लोग पूछो। अभी कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई,
क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब बच्चों ये अपन को तरीका समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो या SHE शी का वैल्यू हमारे पास होगा तो उसके कंपैरिजन में रखकर बाकी सब मेटल का अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों? अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, न्यूमेरिकल नोट करो, उससे आप लोगों को ये चीज़ें और भी अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, पॉइंट समझ में आया क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना। द वोल्ट मीटर रीडिंग है ना, किसी सेल के लिए वोल्ट मीटर रीडिंग निकल के आई है कहाँ पर? स्टैंडर्ड कंडीशन पे, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसकी रीडिंग निकली अपनी, कितनी निकल के आई है? माइनस का 2.36 वोल्ट। तो अपन को क्या निकालना है? फाइंड आउट SRP ऑफ mg इलेक्ट्रोड। mg इलेक्ट्रोड की SRP का कैलकुलेशन करो, है ना। अब कैलकुलेशन करना है तो तरीके से करना पड़ेगा बच्चों। तरीका मतलब प्रॉपर, आप देखकर बताओगे, आंसर तो दिख रहा है, आंसर वही है, लेकिन वो आंसर को अपन को कैसे लिखना पड़ेगा? सिस्टमैटिक। ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए 3 नंबर में और आपने लिख दिया 2.36 आंसर, ऐसा नहीं चलेगा। समझ गए? आंसर तो पता है, क्वेश्चन में दिख रहा है, मुझे भी पता है बच्चों। तो जब भी आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो एग्जामिनर में आपको सिस्टमैटिक बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। तो अब आपको पता समझ में आया बच्चों कि अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन का नाम लिया गया है, इसका मतलब शी को भी काम में लेकर मैग्नीशियम का SRP कैलकुलेट हुआ है। बात समझे? SRP पूछा है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या निकालना है आपको? रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। और हम जानते हैं जब शी आता है तो अब शी का ऑक्सीडेशन होता है और उसके साथ वाले मेटल का रिडक्शन होता है। बात समझ गए? ठीक है। तो अपन यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, अपन सेल नहीं बनाएंगे, हम सेल की रिलेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। याद है मैंने आपको बताया था शी वाले में क्या करते हो? प्लेटिनम लिखते हो आगे, उसके बाद लाइन बना के क्या करते हैं बच्चों? अपन यहाँ पे हाइड्रोजन H2 गैस, जिसका अपन लिखते हैं प्रेशर कितना है 1, और यहाँ पे टेम्परेचर लिखना पड़ता है बच्चों 298 केल्विन। उसके बाद अपन ने क्या लिया था? H+ आयन, सॉरी इसी के अंदर लिखते हैं अपन कॉमा लगा के, H+ आयन सॉल्यूशन में है जहाँ पे C इसका कितना है 1m। इतनी बात समझ गए बच्चों? अब उसके बाद बात करी थी अपन ने यहाँ पे, इसके साथ दूसरा क्या चीज़ है? मैग्नीशियम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा? इलेक्ट्रोड जो रहेगा वो क्या रहेगा? Mg रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड है ये, जहाँ पर लेफ्ट साइड में हमेशा आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और दूसरा वाला जो है बच्चों वो वहाँ पे राइट साइड है, जिस पे अपन हमेशा क्या बताते हैं? रिडक्शन बताते हैं। राइट साइड मतलब रिडक्शन RR, लेफ्ट साइड मतलब ऑक्सीडेशन, जो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, Mg+2 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, H+ अपन ने लिख दिया, तो Mg+2 बच्चों अपन लिख सकते हैं एक्वस है ये भी। तो इसके लिए भी टेम्परेचर कितना रहेगा बच्चों? 298 केल्विन, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 298 केल्विन है, और कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी रहेगी बच्चों? 1m रहेगी। ये क्या हो गया? आपके सेल का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अपन ने हमेशा से लिखा है सेल को, जब भी बच्चों अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन एक सिंगल लाइन में करते हैं। सिंगल लाइन में अपन किस तरह से बताते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा आपका ऑक्सीडेशन वाला लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड पे आपका रिडक्शन होगा। और जब भी शी आएगा तो शी में आपको दिमाग लगा के ध्यान रखना है कि हमेशा शी होगा तो वो लेफ्ट साइड पे ही ऑक्सीडेशन बताएगा, और दूसरा मेटल जो भी पूछा जाएगा उसका रिडक्शन होगा और राइट साइड में रिडक्शन हम शो करेंगे। तो इस तरीके से लिख के बताओगे। आपके 1 लाइन की इक्वेशन हो गई बच्चों ये, जिससे अपन ने सेल को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपसे क्या पूछा गया है? SRP पूछा है Mg इलेक्ट्रोड का। बात समझे? तो अपन यहाँ पे निकालेंगे E0 सेल इज इक्वल टू, आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, E0 किसका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल। E0 का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को जोड़ना है। अब यहाँ पे पता है बच्चों वैल्यू कितना दे रखा है? माइनस का 2.36। ऑक्सीडेशन के लिए इसका वैल्यू कितना हो गया? 0.00। और यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका? माइनस में वैल्यू है तो प्लस माइनस ये भी वैल्यू क्या रहेगा बच्चों? ये तो पता चल गया ना आपको, सीधी सी बात है। अगर ये 0 है तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या रहेगा? माइनस ही तो रहेगा। और यहाँ पे मैग्नीशियम आयन है, अगर बच्चों ध्यान दोगे तो आपको पता होना चाहिए, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड की बात करी, मैग्नीशियम आयन क्या होते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट। अगर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड की बात की जा रही है तो बच्चों S ब्लॉक एलिमेंट है, जिसकी जन्मजात प्रवृत्ति है
जन्मजात उसका क्या नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन देगा, किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन नहीं लेते ये लोग। एस वालों को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव मेटल्स। अगर आप सीरीज में देखोगे बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम देखा था अपन ने, उन सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं ये। तो मैग्नीशियम का अगर आप देखोगे बच्चों तो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, SRP। रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप निकालोगे तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, है ना। तो नेगेटिव रहने का मतलब कि वो रिडक्शन को प्रेफर नहीं कर रहा। तो इसीलिए वैल्यू यहाँ पे जो माइनस में आया है बच्चों, माइनस का 2.36, आप खुद देख सकते हो वैल्यू कितना ज़्यादा है ये, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और अपन जानते हैं अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीडेशन किसके लिए आता है, शी के लिए आता है, हाइड्रोजन के लिए आता है बच्चों। तो हाइड्रोजन के लिए तो वैल्यू हमेशा 0 होता है, तो हाइड्रोजन के लिए तो वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये वैल्यू किसके लिए निकला गया है, ये वैल्यू आया है आपका रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम के लिए। बात समझ गए, कोई डाउट है बच्चों इसमें? और यही बात अगर अपन यहाँ पे लिखें तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अब E0 आपने निकाला, क्या निकाला बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल निकला ये अपना Mg के लिए, तो कितना निकल के आया है ये अपना माइनस का 2.36 वोल्ट। और यही अपन क्या निकालते हैं, ये Rp है ना। अगर ये E0 Sp क्या निकालती, सॉरी OP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालती बच्चों Mg के लिए, तो ये वैल्यू निकल के आता मेरे पास प्लस का 2.36, जो इसी का अपोजिट नेचर हो जाता। इसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बताओ, या जैसे यहाँ पे SRP पूछा वो SOP पूछ लेगा, SOP भी बताओ, तो SOP आप उसी वैल्यू को प्लस में करके बता दोगे जो वैल्यू आपके पास नेगेटिव दी गई है। बच्चों समझ में आ गई बात? कोई डाउट है तो पूछिए। इतना बात क्लियर है, किस तरीके से आंसर निकला वो समझ में आ गया बच्चों, इसको नोट कर लो साथ में ही। अब एक क्वेश्चन और नोट करें बच्चों, नोट करें साथ में अपने, एक क्वेश्चन और नोट करना इसमें। क्या देखो क्या था, मेरी बात सुनना। अपन ने बच्चों या तो बीच में हम क्या लिखते हैं, हमेशा सॉल्यूशन लेते हैं। हमने लिखा था ना इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में क्या प्रेजेंट होता है असल में, आयंस। तो आप चाहे सॉल्यूशन लिखो चाहे आप आयंस लिखो, बात एक है। जहाँ आपको आयंस नहीं पता सॉल्यूशन लिख दो, जहाँ आयंस पता है वो आयंस लिख दो। क्योंकि अपन बीच में क्या लिख रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में लिख रहे हैं, जो आपने लिया है। अपन ने याद है आपको, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जब सेल को प्रेजेंट करते हो तो आप बीच में क्या करते हो, कॉर्नर पे तो आप अपने इलेक्ट्रोड लिख देते हो, कैथोड एनोड, और आप क्या करते हो बीच के अंदर, आप उसके अंदर क्या लिखते हो, अपना सॉल्यूशन लिखते हो। सॉल्यूशन अगर आपका प्योर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपका इम्प्योर होता है जिसमें एक्वस सॉल्यूशन आप लेते हो तो आप उसके नीचे क्या लिखते हो बच्चों, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। वो आ गई बात यहाँ पे, टेम्परेचर आपका 298 रहेगा, कंसंट्रेशन आपकी 1 मोलैरिटी वाली रहेगी, हाँ कि नहीं। तो कंसंट्रेशन बच्चों अपन ने 1 मोलैरिटी लिख दिया, टेम्परेचर यहाँ पे डाल दिया, और आपका सॉल्यूशन में आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में से आयंस ही तो मिलेंगे, और वो आयन मूव करेंगे जो हमें गैल्वेनिक सेल में देखने को मिल रहा है सीधा सीधा। तो सीधी बात है, हमने क्या लिख दिया, आयंस लिख दिए। और हमें पता है इसका जो सॉल्यूशन होगा सेम ही तो होगा, सेम आयन वाला ही होता है। हाइड्रोजन वाले के लिए, शी के लिए भी अपन ने क्या किया था, H+ आयन वाला ही तो सॉल्यूशन लिया था। चाहे आप HCl लिखो चाहे आप H+ लिखो, बात बराबर है, ये सॉल्यूशन को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे Mg+2 लिखा है, या MgSO4 या MgCl2 कुछ भी ले सकती हूँ, इसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 ही रहेगी। और यहाँ पे अपन ने बोला सॉल्यूशन लिया गया है बच्चों, एक्वस लिखा है ना, एक्वस मतलब सॉल्यूशन है ये, जो आप कुछ भी ले सकते हो, MgCl2 MgSO4 जो भी लिया आपने, उसकी टेम्परेचर इतना रहना चाहिए, कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी की होनी चाहिए। इतनी कंसंट्रेशन का, इतने टेम्परेचर बेसिस पे अपन इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और जो फ्लो करेंगे वो आयन से करेंगे, तो हमने सीधा आयन भी लिख दिया। दोनों बातें सही है, आप चाहे सॉल्यूशन लिखो चाहे आप आयन लिखो, मैंने लिखवाया था ना ऊपर, आयंस भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि फ्लो जो होता है वो आयंस का होता है। तो वो दोनों बातें सही है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो बच्चों, ये रब कर दूं सारा, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछा है, ये वाला क्लियर है बच्चों सभी को? अब बच्चों क्वेश्चन नोट कर लो ये वाला, इफ E0 का वैल्यू आपको दे दिया किसके लिए, सिल्वर के लिए दिया,
प्लस से Ag में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये जो आपके पास वैल्यू आया बच्चों, ये क्या है आपके लिए? SRP है ना, क्योंकि प्लस से दिख रहा है ना साफ, प्लस से Ag में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद सेकेंड वाले में बात करते हैं, हाइड्रोजन H प्लस आयन H2 में कन्वर्ट हुआ, तो इसका मतलब ये भी रिडक्शन का है, लेकिन C वाले का है, तो उसके लिए वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 0 होता है हमेशा। तब अपन को क्या करना है? इन अ सेल विच विल एक्ट एज एनोड एंड कैथोड एंड फाइंड आउट ई नॉट सेल, मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या EMF फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा है बच्चों? आप लोगों को वैल्यूज दे दी हैं और ये पूछा कि एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा, ये पहचानना है आपको, और ई नॉट सेल का निकालना है, मतलब सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब सीधी सी बात, अगर अपन इसके अकॉर्डिंग करें बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो अपन क्या पढ़ के आए थे? एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन होगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन दोनों में से किसका होता है? उसका होता है जिसका SRP कम, जिसका SRP लो। कैथोड पर किसका रिडक्शन होता है? जिसका SRP हाई। तो ये SRP की वैल्यू ही है बच्चों। और दोनों में से अगर अपन देखें, हाइड्रोजन वाले की बात करो चाहे सिल्वर की बात करो, तो सिल्वर वाले का क्या है? SRP ज़्यादा है, तो सिल्वर का क्या होगा? रिडक्शन, और हाइड्रोजन का क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन, एनोड पर जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हु विल बी एक्ट एज एनोड और कैथोड का आंसर मिल गया हमको, ठीक है। अगर अपन इसको सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पे टेम्परेचर लिखोगे यहाँ पे 298 केल्विन, प्रेशर लिखोगे बच्चों 1 atm, और कंसंट्रेशन भी लिखोगे, कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी की, ठीक है, कॉमा लगा के H2, ठीक है। अब उसके बाद ये गैस हो गई बच्चों, है ना, मैंने तीनों चीज़ें एक साथ ही लिख दी है इसकी। अब उसके बाद आ जाएगा आपका क्या चीज़ है यहाँ पे? सिल्वर, Ag +2, +2 होगा +1 होगा? +1, सिल्वर का +1 ही तो है, ठीक है। Ag प्लस से वो किस में बदल रहा है बच्चों? Ag में जा रहा है। अब Ag जो है इसका भी क्या होगा? अगर अपन टेम्परेचर की बात करें 298 केल्विन, प्रेशर भी 1 atm, और कंसंट्रेशन जो होगी बच्चों 1 मोलैरिटी की होगी। क्योंकि ये गैस नहीं है इसलिए प्रेशर यहाँ पे काउंट नहीं करते। प्रेशर कहाँ काउंट होता है बच्चों? जहाँ पर गैसेस वॉल्यूम हो। जैसे हाइड्रोजन गैसेस इलेक्ट्रोड है ना, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर को काउंट करना पड़ता है। यहाँ पर ये क्या होगा? सॉलिड होगा। ये तो क्या है वैसे, अगर अपन बात करें तो ये असल में क्या है बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन है, AQ भी लिख सकते हो। ये भी आपका H+ आयन जो है वो क्या है? असल में आपका एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों, है ना। एक्वस भी लिख के बताते हैं अपन कि इसका मीडियम कैसा है। याद है आपको? सेल के अंदर हम ये भी लिखते थे कि भाई जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका मीडियम कैसा है, कि वो क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है या फिर वो प्योर फॉर्म में है, मेल्टेड फॉर्म में है। ध्यान आया आपको? तो वही चीज़ अपन यही प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। और Ag अपना क्या हो गया? ये प्लेटिनम और वो Ag वाला हो गया, सिल्वर वाला हो गया, जहाँ पे अपने क्या हो गए? इलेक्ट्रोड हो गए, जो कि एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो इन दोनों में से हमें पता चल गया एनोड कैथोड कौन है, ठीक है। ये वाला आपका लेफ्ट साइड है तो ये एनोड है, राइट साइड वाला कैथोड होता है। इसको हमको इसी तरह से रिप्रेजेंट करना होता है बच्चों। ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको ऐसा लिखकर बताना पड़ेगा, डायग्राम नहीं बनाना। डायग्राम को प्रेफर नहीं करेगा, आपको लाइन को प्रेफर करेगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब भी सेल को हमें प्रेजेंट करना होता है तो हमें एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करना होता है। वही तरीका अपन ने सीखा था। लेफ्ट साइड पे एनोड का ऑक्सीडेशन, राइट साइड पे कैथोड पर रिडक्शन। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको इस तरफ, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको इस तरफ लिखा जाता है। लेफ्ट साइड में वो, राइट साइड में ये। तो इनसे यही तो पूछा था क्वेश्चन में, एनोड और कैथोड कौन है, तो लिख के बता दिया, एनोड लेफ्ट वाला, कैथोड राइट वाला। क्लियर है बच्चों इतनी बात? कोई डाउट है इसके अंदर? समझ में आ गया सभी को? अब उसके बाद पूछा है बच्चों फाइंड आउट, क्या निकाला है अपन को? असल में क्या बोलेंगे इसको? स्टैंडर्ड पोटेंशियल, या फिर आप इसको क्या बोलते हो? EMF। शॉर्ट में अपन EMF ही बोलते हैं बच्चों, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी बोलते हैं, दोनों बात बराबर है। सेल का EMF या स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है अपन को, तो वही हो जाता है E0। SRP लिखूँ या RP लिख देती हूँ मैं कैथोड पे, माइनस एनोड पे कौन है? हाइड्रोजन वाला, जिस वैल्यू माइनस में 0.00 वोल्ट। कैथोड पे है कितना है बच्चों? 0.8 वोल्ट। तो वैल्यू EMF कितना निकलेगा सेल का? तो E0
सेल का EMF निकलेगा बच्चों, वो निकल के आएगा आपका 0.8 वोल्ट, और ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो क्या करता है, रिडक्शन को प्रेफर करता है। सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, इसलिए तो आराम से AgCl के साथ PPT बनाकर बैठ जाता है। कल मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी कि जब आप बच्चों सॉल्ट ब्रिज लगाते हो तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर आयंस प्रोवाइड करके सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को बैलेंस करना। लेकिन अगर अपन सिल्वर जैसे कंपाउंड जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं क्लोरीन जैसे आयंस के साथ, तो अगर आप ऐसा इलेक्ट्रोलाइट काम में लो तो वो क्या करते हैं, PPT बनवा देते हैं, उसका फटाफट बन के निकल जाते हैं बाहर। जैसे अपन क्या कर रहे हैं, कोई फंक्शन में आप लोग गए और वहाँ पे आपको एक पुराना बचपन का दोस्त मिल गया, तो आप फंक्शन अटेंड करने की बजाय क्या करोगे, दोस्त को लेके कहीं साइड में बैठ जाओगे और बातें करोगे, बचपन की बातें करोगे कि भाई क्या थे क्या नहीं थे ये वो। फंक्शन तो भूल जाओगे, देखना बात की बात रही, लेकिन अभी दोस्त मिला है इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद, तो बैठ के सीधी सी बातें करोगे क्योंकि बॉन्डिंग अच्छी है। सिल्वर क्लोराइड का काम भी यही है, जब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों बिछड़े यार की तरह बैठ जाते हैं, बातें करते हैं और क्या करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन में PPT बना के बैठ जाते हैं। PPT का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन से अलग हो गए। अब सॉल्यूशन से मतलब नहीं, अब दोनों चले गए अपनी बातों में मस्त है, तो क्या हुआ, सॉल्यूशन से हट गए, हटते क्या हो गया, आपकी कंडक्टिविटी चली गई। बात समझ में आई? तो यही अपन ने यहाँ पे बताया बच्चों। इसके लिए वैल्यू निकल के आ गया, आपका कैलकुलेशन कर लिया आपने सिल्वर के लिए, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों, EMF निकाल लिया अपन ने, कितना निकलेगा। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछो। पॉइंट समझ में आ गया सभी को, क्लियर हो गए बच्चों, ठीक है। ये रिडक्शन बताता है, सिल्वर जो होता है वो रिडक्शन को प्रेफर करता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है उसको, सिल्वर को, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या होता है, पॉजिटिव +1 में आ जाता है, +1 होते ही बोलता है एक इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे वापस, तो क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है। ये अपन ने जिसे सोडियम का देखा था ना, याद है आप लोगों को, Na+ होता है, वो भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेकिन देने के बाद इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो इस वजह से वो क्या बताता है, वो रिडक्शन को शो करता है। क्लोरीन के पास आयंस की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या बताता है, ऑक्सीडेशन बताता है। बात समझ में आ गई थी बच्चों, पॉइंट क्लियर हो गया, डाउट है कुछ तो पूछो। तो आज का लेक्चर समझ में आ गया बच्चों सारा, कि किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे, किस तरह से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैथोड कैसे होगा, एनोड कैसे होगा, और किस तरह से अपन सेल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई। सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, बार बार ये पूछा जाता है बच्चों। क्या, हाँ, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, मैं आपको और प्रैक्टिस करवा दूंगी, तो इसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करेंगे इसको। इतना क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है आज की क्लास में, ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ। तो बच्चों अपनी क्लास ख़त्म करते हैं अपन, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, समझ में आ गई बात, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।